In this video, we are going to discuss about the new economic policy of 1991, which is better known as the LPG policy. एक बार फिर से 1991, ऐसा क्या हो गया इस 1991 में जो इतने सालों से ये बुक्स में पीछे ही नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, अनडाउटेडली 1991 was a very crucial year in the history of Indian economics. आज जो हमारे सामने किसी भी प्रोडक्ट्स की इतनी चॉइसेस हैं, आए दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होता रहता है। आज से 25-30 साल पहले ऐसा सीन नहीं था। इन द ईयर 1991 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दोस्तों, उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट हैज़ हैपन इन इंडिया बिफोर 1991। 1991 से पहले का जो पूरा दशक था, मतलब 1980s का जो टाइम पीरियड था, वो इंडिया के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। उस टाइम हमारी कंट्री की फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और उसके कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे कि ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन। मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ वर सेपरेटेड एट दैट टाइम ड्यू टू विच देयर वॉज डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय यूरोपियन कंट्रीज़ एंड द एक्सपोर्ट टू दीज कंट्रीज़ ऑल्सो फेल सिग्निफिकेंटली। Iraq-Kuwait War. In the beginning of August 1990, Iraq invaded Kuwait. You must be knowing that the Gulf countries are largest exporters of crude oil. Due to war, the price of crude oil rose rapidly. It increased the import bill of India by 60%. Slow growth of important trading partners. The countries with which India had trading relations were also facing economic slowdown at that time. So the demand from these countries also fell, and it led to fall in India's exports. Political uncertainty and instability. The period from November 1989 to May 1991 was marked with political uncertainty and instability in India. In fact, within a span of 1.5 years, there were 3 coalition governments and 3 prime ministers. This led to delay in tackling the ongoing balance of payment crisis and also led to a loss of investor confidence. The inflation became as high as 10%, and in this situation, even the IMF and World Bank did not come forward to help out India. These were some crucial reasons why India's financial condition became very weak and a lot of loans were incurred. To pay off its debts, India had to sell off its gold and reserves, and all the wealth was drained out. Thus, to revive the economy out of this crisis, India decided to adopt the new economic policy, which has 3 main components: liberalization, privatization, and globalization. Prior to 1991, India had a restrictive policy of trade. There were high taxes on import and export of goods, due to which there was restriction on movement of goods from one country to another. Also, there were requirement of many licenses to do the business. तो जब पॉलिसीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स थी तो लोग आसानी से बिज़नेस करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। बट इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस को ईज़ आउट किया गया। काफ़ी सारे लाइसेंसेस लेने की रिक्वायरमेंट या तो रिमूव कर दी गई या फिर लाइसेंस लेने के प्रोसीजर्स सिंपल कर दिए। Like this, the government reduced the number of industries under compulsory licensing to 6. जैसे कि सिर्फ ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए लाइसेंसिंग लेने की रिक्वायरमेंट थी अब। डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, सिगार्स एंड सिगरेट्स ऑफ टोबैको, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हजार्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। तो क्योंकि ये कुछ ऐसे क्रूशल एरियाज़ हैं जो कि जिसमें वर्क करना बहुत सेंसिटिव हो सकता है, लाइक अगर इसमें कुछ चूक हो गई तो वो लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट को कंपलसरी रखा। ठीक है, इससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के प्रोसीजर्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग थे, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्करेज होता था। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में भी काफ़ी रिलैक्सेशंस मिली हैं। यहाँ तक कि टैक्स रेट्स भी काफ़ी कम किए गए, जिससे कि लोग बिज़नेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। जैसे कि आपने सेस के बारे में सुना होगा।
Special economic zones. These are such areas where government promote industrial operations by providing many facilities like subsidized electricity, transportation and tax relaxations. So due to liberalizing, it became easier for foreign investors to start their ventures in India and new technology also entered the Indian market. Privatization. Now what is privatization? The ownership of public sector enterprises shifts to the private owners. Divestment or disinvestment is one of the major policy of privatization. Under this, the government sells a majority or more than 50% of the enterprise to one or more private companies. 1991 से पहले many industries were reserved only for the public sector. Private individuals का रोल बहुत कम था. And you know government sector में employees are inefficient and corrupt. In government companies, there is a lot of interference of the government due to which managers cannot take independent decisions. So in the new economic policy, the role of private sector was enhanced and the reservation of industries for government sector was reduced. The SIC units were sold off to private individuals and more trust was put on the private sector. Like earlier, the telecom industries were restricted only for the government sector, but after the new economic policy, the private players also entered in the market. Like today we have so many private players in the telecom industries. Globalization. Globalization means linking of the economies of the world so that there can be unrestricted flow of goods and services between the countries. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले इंपोर्ट्स करने की वैल्यू एंड क्वांटिटी पे भी रिस्ट्रिक्शंस थे. जैसे कि मतलब अगर हमें कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता था तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस थे कि भाई इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो या फिर इतनी वैल्यू की ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो. बट in 1991, the restrictions regarding import quantity, licensing and taxes were released to make India more reachable country. The existence of India as a market for new companies and various new sectors began to flourish. Now the Indian companies could compete the companies of the world to sell their products. The level of interaction with other countries increased and the people could exchange goods and services with different countries without much restrictions.